नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र सीरीज़ में, जिसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। तो यह हमारा आखिरी और 12वां लेक्चर होगा। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में पूरा का पूरा यह घटना चक्र समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट किया था स्थानीय स्वशासन चैप्टर नंबर 40। इसके बाद मतलब इसमें कुछ बाकी था, चैप्टर नंबर 40 में आधा हो चुका था, आधा बाकी था। फिर 41वां नंबर चैप्टर और फिर 42वां नंबर चैप्टर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो नए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा मगर हमें बड़ी हेल्प हो जाएगी आपके एक सपोर्ट से। और इसलिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कमेंट भी ला पाएंगे, कंटेंट भी ला पाएंगे अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको इससे लाभ हो सके। तो अगर और आप लोग अगर कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव हो, तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट में बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, या फिर और भी कुछ बोलना हो तो कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। तो आइए चलते हैं चैप्टर पे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 41वां प्रश्न कर लिया था। आज शुरुआत होगा यहाँ 42वां प्रश्न से। फिर मैं शुरू करने से पहले फिर से आपसे यही आग्रह करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए चलते हैं 42वां नंबर प्रश्न पे। संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो इसमें कौन सा देखना है कि कौन सा प्रस्तावित नहीं किया गया। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में देख सकते हैं। विवरण बॉक्स में ए और सी दिया हुआ है, इसका प्रश्न, इसका उत्तर दिया हुआ है। इस प्रकार है, जो 73वें संविधान में प्रस्तावित नहीं है, महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 है, ना कि 30%। तो आइए देखते हैं ए और सी इसमें क्या क्या है। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी, यह गलत है। और सी नंबर ऑप्शन है, पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा यदि उसके 2 से अधिक संतानें हैं, तो यह भी गलत है। तो ए और सी इसमें गलत हो जाएगा, बी और डी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्रामीण पंचायतों में 30% स्थानीय आरक्षित किया गया है? तो इसका आंसर स्टार मार्क है, क्योंकि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि 30% आरक्षण नहीं दिया गया था, 1/3 आरक्षण दिया गया था, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। 44वां प्रश्न, महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संशोधन करके दिया गया है, वह है कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1992 का 73वां संशोधन। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके दिया गया, वह कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1992 का 73वां संशोधन। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं में। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, अनुच्छेद 243 घ। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व का गारंटी कौन अनुच्छेद देता है? तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 243 घ। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, 243 डी। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, 243 डी। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण 50% तक कर दिया है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, क्योंकि एक से अधिक मतलब कई सारे राज्य हैं जिन्होंने अपना आरक्षण 50% से ज़्यादा कर दिया है। तो यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग चाहे तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किन राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, चारों राज्य हो जाएंगे, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कुल स्थानों का 1/3। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितनी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, कुल स्थानों का 1/3। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। राज्य के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा या पंचायत अधिसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, असम, मेघालय और तमिलनाडु। राज्य के निम्नांकित में से किस समूह पर पेशा पंचायत अधिसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 प्रस्तावित नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, असम, मेघालय और तमिलनाडु। पंचायत
अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। मतलब ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो ई ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही है। मतलब लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना और राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य करना। तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा चारों सही। ग्राम सभा का अभिप्राय है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करना। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत कर लोग। ग्राम सभा के विषय में क्या सही है? तो इसमें देखना क्या सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा 5, 6 और 7। मतलब स्थानीय सम्मेलन में भी गणापूर्ति आवश्यक है। फिर स्थगित सम्मेलन में गणापूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है और स्थगित सम्मेलन में गणापूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 5, 6 और 7 इसमें सही है। बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति का प्रतिस्थापित किया गया है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 89। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 89। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना गया। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है क्या? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा देश में मौजूद एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है क्या? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा देश में मौजूद एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। सी ऑप्शन स्थानीय स्वशासन। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा क्या? तो सी ऑप्शन स्थानीय स्वशासन। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा पंचायती राज सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज सिद्धांत। पंचायती राज एक व्यवस्था है किस चीज़ का? तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। चौथा नंबर पदसोपनिक संरचना की, यह गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है? तो इसमें हो जाएगा विकास में जन भागीदारी की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। 1 और 3 इसमें सही है। राजनीतिक जवाबदेही यह गलत है और वित्तीय संग्रह फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन यह भी गलत है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रकार का क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किसके लिए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी सही है। मतलब इनमें से सरकार की 3 श्रेणियां होती है, यह बिल्कुल सही है। इनका लक्ष्य गाँवों में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, यह भी सही है। जिला परिषद में इनके सदस्य के रूप में कुछ सांसद
होते हैं, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, इनमें से सभी सही हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें देखना है कौन सा गलत है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है, तो यह बिल्कुल सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यह गलत है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ा संरचना है, यह बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G इसके महत्व को बढ़ाता है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी ए, सी और डी इसमें सही है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डी ऑप्शन इसमें मुख्य उद्देश्य हो जाएगा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसका, तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, मतलब शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का और सामूहिक विकास का। डी ऑप्शन ये सभी। निम्न में से कौन सी विकेंद्रीकरण की व्यष्टि नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। निम्न में से कौन सी विकेंद्रीकरण की वैशिष्ट्य नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा सही है यह देखना है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का खेल कम हो गया, यह बिल्कुल सही है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुद्धार हो गया, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ए और दोनों ए और आर सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसमें दोनों कथन सही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों मतलब बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा नागरिकों की शक्तियाँ। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य स्तर का स्थानीय इकाइयों मतलब लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा नागरिकों की शक्तियों का। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा M.K. गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा M.K. गांधी। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति के नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, तो बी ऑप्शन त्रिस्तरीय। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे कौन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे कौन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। जिस समिति के अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे कौन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा त्रिस्तरीय समिति, अशोक मेहता हो जाएगा द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी हो जाएगा स्थानीय शासन पद्धति, और GVK राव हो जाएगा प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2-1-4-3। बलवंत राय मेहता हो जाएगा त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता हो जाएगा द्विस्तरीय पद्धति, ML सिंघवी हो जाएगा स्थानीय स्वशासन पद्धति, और GVK राव हो जाएगा प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी आर मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी आर मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ये ऑप्शन हो जाएगा जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन करना। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार ये ऑप्शन हो जाएगा जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली स्थान में प्रारंभ की गई थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान में। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नागौर में। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नागौर में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था कौन सा? तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे राजस्थान का नाम नहीं है। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज का स्वीकार किया था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुभारंभ कब और कहाँ हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसकी सभापति कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा PVN राव समिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा PVN राव समिति द्वारा। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं। CH हनुमंता राव यह हो जाएगा 1984। GVK राव हो जाएगा 1985। अशोक मेहता हो जाएगा 1978। LM सिंघवी हो जाएंगे 1986। बलवंत राय मेहता हो जाएंगे 1957। डी ऑप्शन हो जाएगा 31524। 31524 डी ऑप्शन। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों की वकालत से व्यवस्थित कीजिए और कार्यक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा देखते हैं। तो पहले हो जाएगा BR मेहता समिति 3 ऑप्शन, फिर हो जाएगा अशोक मेहता चौथा नंबर, फिर हो जाएगा GVK राव समिति 1 नंबर, फिर हो जाएगा LM सिंघवी समिति। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो PK थुंगन समिति हो जाएगा 1988। अशोक मेहता समिति हो जाएगा 1977। फिर BR मेहता हो जाएगा 1957 और फिर LM सिंघवी हो जाएगा 1986। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2। 4 3 1 2। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा BKRB राव समिति। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा BKRB राव समिति। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा द्विस्तरीय।
अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों का गठन की सिफारिश की, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था क्या, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था, तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन एल.एम. सिंघवी समिति। हमारे संविधान के इस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा भाग 9। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा भाग 9 में। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन से, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन कौन, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत का। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायत का। निम्नलिखित में कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है, तो यह हो जाएगा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन 1, 2 और 3। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कैसे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है कैसे, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। 115वां प्रश्न, खंड और जिला पंचायतों की समिति में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा राज्यपाल। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा राज्यपाल। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है, तो उप प्रभार स्तर पर जिला परिषद दिया हो जाएगा, असम मंडल प्रजा परिषद दिया हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जनजातीय परिषद हो जाएगा, मिजोरम और ग्राम पंचायतों का अभाव हो जाएगा मेघालय, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, तो उसमें सी ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें नागालैंड। यहाँ पर फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ प्रश्न, तो जनपद पंचायत हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद हो जाएगा गुजरात और आंचलिक परिषद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1। जनपद पंचायत हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद पंचायत हो जाएगा गुजरात और आंचलिक परिषद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पंचायत समिति के सदस्य है कौन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य सी ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य सी ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा खंड स्तर पर। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा खंड स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है क्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है कैसे, तो हो जाएगा बी ऑप्शन जिला पंचायत के सदस्य द्वारा अपने में से, केवल 2 हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाता है तो क्या होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा। जो भी विकल्प दिया हुआ ABCD, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा सदस्यगण स्थानपान अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।
डी ऑप्शन हो जाएगा सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन प्रावधान करता है क्या? तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन पंचायत चुनाव को आदेशात्मक और लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समक्ष सक्षम बनाने का। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है किसका? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी बी, सी और डी इसमें सही स्टेटमेंट है, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो राज्य में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करना करता है, यह बिल्कुल सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाना, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 3 और 4 इसमें गलत है। ए ऑप्शन 1 और 2 इसमें सही है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन की अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्य निर्वाचन आयोग नागरिकीय निकायों के निर्वाचन के संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 243 के। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो बी ऑप्शन होगा केवल 2 इसमें सही है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। बी ऑप्शन केवल 2 इसमें सही है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1 फरवरी 1994 को। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब? तो 1 फरवरी 1994 को ऑप्शन। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, मतलब यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3 और 4 सही है, बाकी 1 और 2 इसमें गलत है। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? तो इसमें देखना है क्या सही है क्या गलत है। तो एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, या बिल्कुल सही है। या एक अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है, या एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है, यह भी बिल्कुल सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, यह भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी करता है, यह भी सही है। और नायाब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। फिर नायाब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। नायाब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें सही है। 7वां नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष की आयु। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो कितना? तो सी ऑप्शन 21 वर्ष की आयु। 137वां प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें देखना है कौन सा सही है। पंचायत किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है, यह गलत है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठन पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत है। वह कॉलेज के विद्यार्थी अपने नगर के नगर परिषद म्यूनसिपल काउंसिल में चुनाव लड़ने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस पर महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होती है कि सी ऑप्शन हो जाएगा उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। सी ऑप्शन उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो सी ऑप्शन में हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल।
140वां प्रश्न, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग की गठन का प्रावधान किसको प्राप्त है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राज्य के गवर्नर को। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किसको प्राप्त है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा राज्य के गवर्नर को। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों का निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न दिया हुआ है। तो स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, यह बिल्कुल गलत है। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए का सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, यह बिल्कुल सही है। और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखना कौन कौन सा सही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग यह बिल्कुल सही है, राज्य वित्त आयोग यह भी सही है, जिला पंचायत यह भी सही है, राज्य निर्वाचन अधिकारी यह गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, बाकी चौथा नंबर इसमें गलत है। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा भाग 9 का ए। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो डी ऑप्शन भाग 9 ए। यहाँ पे 144वां प्रश्न, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। संविधान की एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, यह बिल्कुल सही है। या नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, यह भी बिल्कुल सही है। या नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, यह भी सही है। या केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, चौथा नंबर इसमें गलत है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं की संवैधानिक प्रतिष्ठित की गई? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 74वां। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 74वां। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 243 ना या आई। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 243 ना का क्लॉज 1। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत के जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जिसमें कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या आकृषि कार्य में लगे हो, यह गलत है। नगर क्षेत्र के निर्धारण हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, जिसका कम से कम 60% जनसंख्या
60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्य में लगे हों, यह गलत है। बाकी इसमें तीनों सही था। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। यदि पंचायत एवं छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो यह हो जाएगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। किस राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, संबंधित राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 8। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन उसमें हो जाएगा 8। नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष की आयु सीमा पर। नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 21 वर्ष की आयु सीमा पर। नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? तो इसमें देखना कौन कौन सा है। तो बी ऑप्शन होगा 1, 2 और 5। आइए देखते हैं क्या क्या 1, 2 और 5 मतलब। अध्यक्ष पद हेतु किसी की उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो इसमें 1, 2 और 5 इसमें सही विकल्प है, बाकी 3 और 4 इसमें गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 5। नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? तो इसमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो नगर पालिका की अवधि का गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। दूसरा नंबर, यह बिल्कुल सही है। फिर तीसरा नंबर, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है, यह बिल्कुल सही है। फिर चौथा नंबर, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई हो तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2, 3 और 4 सही है, बाकी 1 और 5 इसमें गलत है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रवर्तन के विषय में सही क्या है? तो इसमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो बी ऑप्शन इसमें सही है 2, 4 और 6। तो 2 नंबर हो जाएगा, परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्य के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। फिर 4 नंबर हो जाएगा, सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को परिवर्तनीय किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। और 6 नंबर हो जाएगा, पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2, 4 और 6। 161 नंबर प्रश्न, नगर पंचायत की बोर्ड समिति के विषय में सही क्या है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है, 1, 2, 3 सही है। मतलब नगर पंचायत में कुल बोर्डों को मिलाकर बोर्ड समिति बनाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। इसमें बोर्ड के निर्वाचित परिषद सदस्य होते हैं, यह बिल्कुल सही है। बोर्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है। चौथा नंबर इसमें स्टेटमेंट गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है, चौथा नंबर गलत है। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कलेक्टर उससे पद से हटा देगा। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। मतलब अपने नगर क्षेत्र का निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और अपने नगर क्षेत्र में वार्ड के निर्वाचकों में से। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 सही है, 1 और 3 इसमें गलत है। निम्न योग्य में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गलत देखना कौन सा। तो लखनऊ हो जाएगा छावनी परिषद, यह बिल्कुल सही है। कानपुर नगर निगम, यह बिल्कुल सही है। गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, यह बिल्कुल गलत है। काकोरी नगर पंचायत, यह सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बाकी ए, बी और डी इसमें सही है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें देखना क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन, राज्य निर्वाचन आयोग, यह बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर, जिला निर्वाचन नियोजन समिति, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा, राज्य वित्त आयोग, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा, राज संपत्ति का मूल्य निर्धारण बोर्ड, यह बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है, चौथा नंबर गलत है। 166 नंबर प्रश्न, संविधान 73वें संशोधन अधिनियम 1992
जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस या किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, और तीसरा नंबर राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 सही है, 1 नंबर इसमें गलत है। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 20 और 5। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 20 और 5। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेड डी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो डी ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 243 जेड ए। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी, मतलब नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को। डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। 170वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में महानगर योजना समिति क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, या बिल्कुल सही है। उप महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, या बिल्कुल सही है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरी करती है, या बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा किसी परिवार के वयस्क सदस्य। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा किसी परिवार का वयस्क सदस्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इनमें से किसकी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्राम पंचायत की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यकाल है? तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यकाल है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो 173 प्रश्न के साथ यह चैप्टर ग्राम पंचायत या पंचायत यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर होगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है किसके लिए? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारतीय संविधान के भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है किससे? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई, तो ए ऑप्शन अनुच्छेद 330 में। किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियाँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और डी इसमें सही ऑप्शन है। अनुसूचित जाति का दर्जा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिष्ठा के से तटस्थ है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। 14 अगस्त 2007 के संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1206। 7वां प्रश्न, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश में।
निम्न में से किसमें या किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ए और सी हो जाएगा राज्यसभा में और राज्य विधान परिषद में। निम्न में से किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो ए और सी हो जाएगा इसमें राज्यसभा में और राज्य विधान परिषद में। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 338 और 338 ए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 338 और 338 ए के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 338 ए के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो इसमें देखना कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो दूसरा नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है क्योंकि यह अब नहीं रहा, यह प्रावधान अब नहीं रहा। तो आप लोग यहाँ चाहे तो विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, ऐसा इसका आंसर अनुच्छेद 331 होगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानसभा में एंग्लो भारतीय का प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 333। यहाँ पे अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। पिछड़ी जाति आयोग में प्रथम सभापति कौन थे? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा काका साहेब कालेकर। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काका साहेब कालेकर। तो 16 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर शुरू होगा, प्रश्न विविधा, जो कि शायद यह अंतिम चैप्टर होगा इस पूरे किताब का। तो आइए इसे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? तो बी ऑप्शन 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है 5, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ए ऑप्शन जर्मनी। निम्न में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। निम्न में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत कथन देखना, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और सी ऑप्शन इसमें सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है किसका? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सुरक्षा परिषद से। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सरकार की वैधता। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं का पहचान की है, निम्न में से कौन एक उस विशेषताओं में से नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सरकार की वैधता। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें धार्मिकता और भावुकता। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा धार्मिकता और भावुकता। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अंतोनियो गुतरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन, अंतोनियो गुतरेस। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव रहे हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बुतरस घाली। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन, बुतरस घाली। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूथ हॉन्ट।
किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यूथ हॉन्ट का। संसार की मुख्य भाषाएं हैं कौन सी? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हिंदी। उपयुक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? नीचे दिए गुट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हिंदी मुख्य उनकी संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन इसमें है। उन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 सही है, मतलब पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन केवल 2 इसमें सही है, पहला नंबर इसमें गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन थे? तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। 16वां प्रश्न, निम्न देशों में से कौन सा एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र का ये मतलब वर्तमान में 193 सदस्य हैं उनके। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है उस समय के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण सूडान। निम्नलिखित में कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण सूडान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ए ऑप्शन है हेग में। श्री आर.एस. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे हैं कौन? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन बी.एन. राव और नागेंद्र सिंह। बी.एन. राव और नागेंद्र सिंह। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा विश्व न्यायालय परियोजना। विधि का नियम सूचकांक को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विश्व न्याय परियोजना के अंतर्गत। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का। निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन एमनेस्टी इंटरनेशनल का। बाकी अन्य 3 का है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ए बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मानव अधिकार के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो बी ऑप्शन मानव अधिकार के संरक्षण से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन सैंस फ्रोंटिसिस जो प्रायः समाचारों में आता है क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो प्रायः समाचारों में आता है क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? तो यह हो जाएगा, इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है जो अमेरिका के निर्वाचन मंडल के सदस्य हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया पहली प्राइमरी कहाँ होती है? तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन न्यू हैम्पशायर में। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया पहली प्राइमरी कहाँ होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्यू हैम्पशायर में। लिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट में सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। लिखित संविधान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। लैरी प्रेसर निम्न में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से। लैरी प्रेसर निम्न में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता के आलोचना से। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो प्रेशर संशोधन हो जाएगा अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना। फिर चकमा शरणार्थी हो जाएगा बांग्लादेश। पेरेस्ट्राइका हो जाएगा गोबार्चेव और 13 सितंबर 1993 हो जाएगा इजराइल PLO समझौता। बी ऑप्शन 4-1-2-3। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है किसकी? तो डी ऑप्शन रहेगा USA की। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है किसकी? तो USA की, डी ऑप्शन। CIA किस देश की सूचना एजेंसी है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन USA की। CIA किस देश की सूचना एजेंसी है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन USA की। रिसर्च एंड एवं
एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव का। रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिवालय का। मोसाद क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा इजराइल गुप्तचर संगठन। मोसाद क्या है? तो इजराइल का गुप्तचर संगठन हो जाएगा। आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आईएसआई का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो यह आ जाएगा डी ऑप्शन प्रेस। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा प्रेस। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा फ्लिक स्ट्रीट। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र क्या है? तो यह हो जाएगा फ्लीट स्ट्रीट, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है? तो रूस की संसद पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक सही है, बाकी दूसरा और तीसरा इसमें स्टेटमेंट गलत है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा डायट। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन डायट। चीन की संसद जानी जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की संसद जानी जाती है कैसे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसिलेंस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। किस देश की राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसिलेंस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चीन। ताश कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रूस का। ताश कहाँ का समाचार एजेंसी है? तो सी ऑप्शन रूस का। चीन का समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो सी ऑप्शन न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान का। डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो डी ऑप्शन पाकिस्तान का। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा फ्रांस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन सा सही है। राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर संविधान संधि या संविधान नहीं है, या बिल्कुल सही है। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट इसमें गलत है। राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर या संधि या संविधान नहीं है, या बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू के उपयोग कथन निम्नलिखित में से किससे इंगित करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपयोग कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विदेश नीति को तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था किसने? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था किसने? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। निम्नलिखित में से कौन एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गुटनिरपेक्षता। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसमें होगा बी ऑप्शन अटल बिहारी वाजपेयी। दक्षिण एशिया क्षेत्र का भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। फिर सर्वोच्च न्यायालय के जज, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, संसद सदस्य, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन और संघ का मंत्री, सूचना की गोपनीयता। सी ऑप्शन हो जाएगा 3-4-2-1। 3-4-2-1। संविधानोत्तर अधिकारी का अर्थ है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। संविधानोत्तर अधिकार का अर्थ क्या है? तो सी ऑप्शन वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना कौन कौन सा कैसे सजा हुआ है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 3-2-1-4। पहले हो जाएगा एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। फिर हो जाएगा दूसरा नंबर, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया है। या फिर पहला नंबर हो जाएगा भारतीय किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल का सरकार। फिर हो जाएगा चौथा नंबर, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 3-2-1-4। 3-2-1-4। जिस दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्ति
तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए, बी और सी मतलब कानून व व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों को पारपत्रों की जांच करना। सी ऑप्शन हो जाएगा। एक, ए, बी और सी। डी ऑप्शन इसमें गलत है। भू राजस्व एकत्र करना नहीं है। इनमें से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रजनी कोठारी। इनमें से किसने जिलाधिकारी को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रजनी कोठारी ने। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही नहीं है? तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। केवल 1 और 2 सही है। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, यह बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्ति किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 इसमें सही होगा, 3 और 4 इसमें गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा गलत है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करें और नीचे दिए गुट से सही उत्तर चुनें। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक की आयु तक आसीन रहते हैं, यह बिल्कुल सही है। जिस राजनीतिक दल के 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तरीय दल होता है, यह बिल्कुल सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष लोकसभा द्वारा किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों इसमें सही है। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा आत्महत्या। वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिससे पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आत्महत्या। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। राज्य का नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है, यह बिल्कुल गलत है। बाकी ए, सी और डी इसमें सही है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधि है, यह बिल्कुल सही है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सम्मिलित है, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 तीनों गलत है। इसमें कौन सा सही नहीं है यह पूछा गया था, तो तीनों का तीनों इसमें गलत है। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा एस राधाकृष्णन। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें देखना है सम्मिलित करना है। तो अरुण जेटली हो जाएगा 2010, कर्ण सिंह हो जाएगा 2011, शरद यादव हो जाएगा 2012 और मुरली मनोहर जोशी हो जाएगा 2009। ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित राज्यों में से कौन है जिसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। सरोज जायवाला जिस रूप से विख्यात है? सी ऑप्शन हो जाएगा अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ। सरोज जायवाला किस रूप से विख्यात है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ। वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1998 में नियुक्त किया गया था, वे थे कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नारायण देसाई थे। वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोध संगठन का अध्यक्ष 1998 में नियुक्त किया गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा नारायण देसाई थे। यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। तो नागेंद्र सिंह हो जाएंगे अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, एन राव हो जाएंगे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और आर के त्रिवेदी हो जाएंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अशोक देसाई हो जाएंगे भारत के महान्यायवादी। बी ऑप्शन 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें
श्री राम सेवक शर्मा। निम्नलिखित में कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? तो डी ऑप्शन हो जाएगा श्री राम सेवक शर्मा। सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किस एक का विभाग है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गृह मंत्रालय का। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किस एक का विभाग है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गृह मंत्रालय का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा महिला और बाल विकास विभाग। डी ऑप्शन महिला और बाल विकास विभाग। खाद्य और पोषण मंत्रालय मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारतीय प्रेस काउंसिल एक बी ऑप्शन अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है? तो अर्धन्यायिक वैधानिक संस्था है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सही मतलब असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय और राजनीतिक वर्चस्व। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय जिला विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1982 में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो ए ऑप्शन 1982 में। निम्न में से सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें सही कालानुक्रम में सजाना है तो पहले हो जाएगा ताशकंद समझौता, फिर हो जाएगा भारत सोवियत संघ, फिर हो जाएगा शिमला समझौता, फिर हो जाएगा फरक्का समझौता। ए ऑप्शन 4-2-1-3 4-2-1-3। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? ए ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1971। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1971। आतंकवाद संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हाफिज मोहम्मद सईद। आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक कौन है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन हाफिज मोहम्मद सईद। निम्न किन देशों में लिट्टे का प्रतिनिधित्व किया गया है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारत, श्रीलंका और फ्रांस। निम्न किन देशों में लिट्टे का प्रतिनिधित्व किया गया है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। बी ऑप्शन भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समझौते से। यहाँ पे अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो ऑपरेशन चेकमेट यह हो जाएगा श्रीलंका, ऑपरेशन कैक्टस हो जाएगा मालदीव, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाएगा पंजाब और ऑपरेशन सिद्धार्थ हो जाएगा बिहार। ए ऑप्शन 4-1-2-3 4-1-2-3 ए ऑप्शन। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है किसका? तो ऑल इंडिया रेडियो का। निम्न युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गलत देखना कौन सा है? तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, यह गलत है। बाकी ए, बी और सी इसमें सही है। 86वां प्रश्न, निम्न युगों में कौन सा एक्साइज सम्मिलित नहीं है? तो इसमें गलत देखना है तो यह हो जाएगा सी ऑप्शन अरमाड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, या बिल्कुल गलत है। बाकी ए, बी और डी इसमें सही ऑप्शन है। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कमांडर। भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कमांडर। भारतीय थल सेना की ऑपरेशन कमांडेंस कितनी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6। भारतीय थल सेना में ऑपरेशन कमांडेंस कितनी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1965। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1965 में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थापित अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माउंट आबू में। आंतरिक सुरक्षा एजेंसी अवस्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा माउंट आबू में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ की गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेंगलुरु में। विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कथन कारण वाला प्रश्न, भारत में जातियों की राजनीतिकरण हो रहा है, यह बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीति में जातिवाद बढ़ता जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ए और आर सत्य है और आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें, दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है। 94वां प्रश्न, 2003 में
गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया? डी ऑप्शन उत्तराखंड में। 2004 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड में। वैधानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है किसे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स को। मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही को कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4। मार्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही को कितने प्रकार बताए गए हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रकार। यहाँ पे अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो अतुल कोहली हो जाएंगे। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, फिर गॉनविन ऑस्टिन हो जाएंगे। विकिंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, फिर पेंड्रुल मूल हो जाएंगे डिवाइडिंग एंड क्विज, फिर एलन एग्लीहिड हो जाएंगे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सी ऑप्शन हो जाएगा 2-4-1-3, 2-4-1-3। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें अतुल कोहली। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन अतुल कोहली। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन 1982 में। ब्रिटेन में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन 1982 में। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था वर्ष सी ऑप्शन 2003 में। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीय से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था कब? तो वर्ष सी ऑप्शन 2003 में। निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखना है कौन सा सुमेलित है। तो चेचन्या रशियन फेडरेशन, यह बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन में हो जाएगा। केवल एक सही है, बाकी 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें गलत है। प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अल्जीरिया में। प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अल्जीरिया में। 103वां प्रश्न, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो इसमें हो जाएगा डेनमार्क, फिर हो जाएगा रशियन फेडरेशन, फिर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 5 इसमें सही है, बाकी 2 और 4 इसमें गलत है। भारत श्रीलंका समझौता के अंतर्गत निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता। भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता। निम्नलिखित में कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा सिरोमाओ भंडार नाइके। इनमें से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन सिरोमाओ भंडार नाइके। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाले प्रथम कौन है? तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्वीडन। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाले प्रथम कौन है? तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन स्वीडन। 107वां प्रश्न, यूएन द्वारा सन खालिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1975 में। यूएन द्वारा सन 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कब? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है कब? तो डी ऑप्शन 3 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है कब? तो सी ऑप्शन 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है कब? तो सी ऑप्शन 2 अक्टूबर को। उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है? तो ए ऑप्शन असम। उल्फा उग्रवादी संगठन किस देश से किस राज्य से संबंधित है? तो ए ऑप्शन असम। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है कहाँ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है कहाँ? तो असम में। तो 111 प्रश्न के साथ यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और इसी के साथ यह पूरा का पूरा किताब यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पे पूरा का पूरा किताब हम लोग समाप्त कर चुके हैं पढ़कर 12 वीडियो लेक्चर में।
तो आप लोग से अनुरोध है कि इस पूरे 12 वीडियो लेक्चर को आराम से देखिएगा और जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना अधिक रिवीजन आपका हो सकेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और आपसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे से वीडियो आप लोग के लिए बना सकें। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा बुक यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। ये देखिए यह बुक है घटनाचक्र पूर्वावलोकन समान अध्ययन पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में अगले किसी किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।